नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? पंचायती राज प्रणाली के बारे में पढ़ा था, यानी कि उसका विकास कैसे हुआ, क्या इतिहास रहा है, किन किन समितियों का गठन किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, फिर किन किन समितियों ने क्या क्या सुझाव दिया, उसका संवैधानिकरण कैसे हुआ और फिर वो कैसे लागू हो गई। ठीक है, लागू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले कहां पर? राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। राजस्थान पहला राज्य था इसको लागू करने वाला और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था पंचायती राज पद्धति को लागू करने वाला। इतनी बातें हम लोग पीछे पढ़ चुके थे और 24 अप्रैल 1993 को ये जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो संविधान संशोधन है 73वां, ये लागू हो गया था और इसको एक संवैधानिक दर्जा मिल गया था। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है ये क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है और जो हमारी पंचायत है इस पंचायत की संरचना कैसी है। ठीक है, कितने स्तरीय है? क्योंकि 3 स्तरीय पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से स्तर होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसमें कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, कौन से भाग जोड़े गए हैं, ये सारी जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। यहां से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि कोई ना कोई परीक्षा हो, हमेशा यहां से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हो या 74वां संविधान संशोधन हो या फिर नगर निगम हो, यानी जो हमारी नगरीय व्यवस्था है वो भी इसके आगे वाले वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो यहां से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, मैं बता चुका था पिछले वाले वीडियो में कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? लागू हो गया था। ठीक है, ये डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो अधिनियम लागू हुआ, ये जो संशोधन था, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? ठीक है, तो पहला प्रावधान ये था कि इसमें जो है सबसे पहले तो भाग 9 जोड़ा गया। पहले संविधान में भाग 9 नहीं था। ठीक है, तो भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया। इसके बाद इसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय थे। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने विषय जोड़े गए हैं, तो वो थे 29 विषय है। ठीक है, संख्या रखिएगा, 29 विषय थे ये। और क्या हुआ? और 16 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। ठीक है, वो कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 आना तक। ठीक है, 243 आना तक इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर कितना जोड़ा है? ये कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद जो है इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, और जो इसकी प्रमुख बात क्या थी, यानी कि इस संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख बात एक ही थी कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान। ठीक है, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, पद्धति है, उसमें जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसका प्रावधान किया गया था। और ये त्रिस्तरीय ढांचा किस प्रकार का होगा, इसकी संरचना कैसे होगी, ये आपको हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, कि जो हमारी पंचायत है, जो पंचायत व्यवस्था है, उसकी संरचना कैसी होगी, तो त्रिस्तरीय होगी, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो पहली होगी यहाँ पर जो सबसे निचली व्यवस्था है वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, क्या है? यानी कि ग्राम के स्तर पर क्या होगी? एक ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, और खंड या ब्लॉक के स्तर पर क्या होगी? एक पंचायत समिति होगी। ठीक है, और जिला के स्तर पर क्या होगी? एक जिला परिषद होगी। ठीक है, और जो ये ग्राम पंचायत है इसके मुखिया को या जो प्रमुख होता है इसको क्या कहा गया है? प्रधान कहा गया। जो आपके गांव में प्रधान होता है वो यही होता है, यानी कि वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है या उसका मुखिया होता है, जिसे हम प्रधान कहते हैं। ठीक है, और जो पंचायत समिति है, जो बीच वाली व्यवस्था है, उसे प्रमुख कहा जाता है। आपने ब्लॉक प्रमुख का नाम सुना होगा। ठीक है, क्या? ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, तो ये ब्लॉक प्रमुख जो है ये पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है या इसका ये प्रमुख होता है। ठीक है,
और जिला परिषद पर क्या होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है जिसका एक अध्यक्ष होता है जिसे कहा जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, आप तो बिल्कुल रूबरू होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जिले में एक होता है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का, प्रधान का और जो ब्लॉक प्रमुख है और जो अध्यक्ष है, इन तीनों का निर्वाचन कैसे होता है, ये कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो आपको पता है कि गांव में एक तो प्रधान होता है, जो हमारी पंचायत है उसमें एक प्रधान होता है। ठीक है, और प्रधान के अतिरिक्त भी कई सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, मेंबर्स होते हैं, उन सदस्यों का भी चुनाव होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधान का और उन सदस्यों का, यानी जो हमारे ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान है और ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उन दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि आम जनता, यानी कि हम लोग वोट डालते हैं, जो कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं। और इनके निर्वाचन में, चाहे वो प्रधान हो चाहे सदस्य हो, दोनों के निर्वाचन में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, डायरेक्ट इनका हम चुनाव करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, अब जो पंचायत समिति हमारी है, इसका प्रमुख जो कि ब्लॉक प्रमुख होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आपने नाम सुना होगा बीडीसी का, बीडीसी। ठीक है, तो जब पंचायत का चुनाव होता है तो साथ में बीडीसी का भी चुनाव होता है। ठीक है, बीडीसी का चुनाव होता है, तो जो बीडीसी का होते हैं इन्हीं को सदस्य कहा जाता है। ठीक है, ये जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, इनको बीडीसी कहा जाता है। और इन सदस्यों का चुनाव भी कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो बीडीसी का चुनाव भी कैसे होता है, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको बीडीसी कहा जाता है, उनका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। फिर क्या होता है, फिर इन्हीं सारे सदस्यों में से, इन बीडीसी में से जितने भी हैं, 10, 12, 15 जितने भी चुने गए हैं, उनमें से क्या होता है, तो यही बीडीसी अपने में से एक को अपना अध्यक्ष चुनते हैं या प्रमुख चुनते हैं, जिसे कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, और चूंकि ये सदस्य अपने में से चुनते हैं, ये डायरेक्ट नहीं चुना जाता जनता के द्वारा, इसलिए इस ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। क्योंकि जो बीडीसी है या जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, ये सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को ब्लॉक प्रमुख या पंचायत समिति का अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक प्रमुख यानी जो पंचायत समिति है, इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, और जो यहाँ का प्रमुख है या अध्यक्ष है उसका मतदान अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर जिला स्तर पर भी होती है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, उनका चुनाव होता है। ठीक है, उनके चुनाव कौन भाग लेता है, आम जनता, यानी कि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। ठीक है, फिर जितने भी जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं वो अपने में से ही एक को क्या चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। इसलिए जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ये लोग अपने में से ही एक सदस्यों में से ही एक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये थी ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, कैसे इनके सदस्य होते हैं, कैसे इनका अध्यक्ष प्रमुख होता है और कैसे इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम जो प्रमुख की जो 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो हम 16 को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 16 हमारे काम के नहीं है। जो काम के हैं उनको हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से काम के हैं, कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद, हम 243 की बात करेंगे। 243 में क्या है, यहाँ पर परिभाषा दी गई, यानी कि परिभाषाएं दी गई है। किसकी परिभाषा, ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की, जिला परिषद की, यानी कि इनकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, मतलब क्या इनका जो है लेवल होना चाहिए, किस तरीके से ये बनाई जाएंगी, इनका क्राइटेरिया क्या है, इनका प्रावधान क्या है, तो इस बारे में इनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आएंगे अनुच्छेद 243 टाम है। ठीक है, टाम है, इनमें क्या है, इनमें पंचायतों के चुनाव के बारे में दिया गया। निर्वाचन आपको बताया ना, तो ये पंचायत में चुनाव की जो प्रक्रिया है ये 243 टाम में दी गई है। और जो पंचायतों का चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। ठीक है, ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा इसको कराया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 243 चा में क्या है,
यानी जो सदस्य होंगे उनके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो योग्यता होनी चाहिए, जो प्रत्याशी की उम्र है वो कम से कम 21 साल हो, ठीक। वही प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा हो सकता है, उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। और जो निर्वाचन नामावली है उसमें उसका नाम होना चाहिए, ठीक। जो मतदाता सूची जिसे हम कहते हैं ना, गांव जो बनाई जाती है, जो अधिकारीगण बनाने आते हैं, जिसको मतदाता सूची कहते हैं, तो वोटर जिसको, अरे हिंदी कह लो वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, 21 साल के होने चाहिए, तभी आप पंचायत में चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाइए आप, अनुच्छेद 243 इंग्या, ठीक। इसमें क्या है, इसमें पंचायतों का कार्यकाल है, ठीक है। तो सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। आपको पता है जो प्रधान वगैरह बनते हैं, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। किंतु समय पूर्व भी राज्य सरकार के द्वारा विघटित किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई कदाचार या कोई भ्रष्टाचार वगैरह अगर आरोप सिद्ध होता है या कोई और समस्या आ जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा इन पंचायतों को समय पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, ठीक है। और विघटन के 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ठीक है। मान लो अगर पंचायत का विघटन हो गया है और मान लो आधी पंचायत चल पाई, 2-2.5 साल उसका जो है कार्यकाल हो पाया और 2-2.5 साल अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, विद इन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे हम उपचुनाव कहते हैं ना, मान लो किसी जो मेंबर है या प्रधान वगैरह है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या पद से हटा दिया गया है, दोष सिद्ध हो गया है, भ्रष्टाचार किया, मतलब विघटित हो गई है, और अगर 6 महीने से अधिक का समय बचा है तो क्या होगा, चुनाव फिर से कराए जाएंगे, ठीक है। और जो निर्वाचन होगा वो शेष कार्यकाल के लिए, मान लो कि जो पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और मान लो 2 साल तक ये पंचायत चल पाई, ठीक। फिर क्या हुआ, विघटन हो गया, विघटन हुआ तो समय कितना बचा, 3 साल बचा, ठीक है। तो जो अगला चुनाव यानी कि उपचुनाव होगा वो 3 साल के होगा, ना कि 5 साल के लिए, ठीक है। मान लो अगर ये 5 साल का कार्यकाल है और 3 साल जो है कार्यवाही मतलब आराम से चली, कोई दिक्कत नहीं हुई, और 3 साल बाद क्या हुआ, विघटन हो गया, तो समय कितना बचा, 2 साल। तो जो बचा हुआ चुनाव होगा वो कितने साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, ठीक है, ना कि 5 साल के लिए, ठीक है। और ये 2 साल के लिए जो चुनाव होगा वो 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए, ठीक है। तो निर्वाचन शेष कार्यकाल के लिए होगा, ठीक है। हाँ, अगर शेष कार्यकाल 6 महीने या 6 महीने से कम है, ध्यान रखिएगा, अगर शेष कार्यकाल 6 माह से कम है तो निर्वाचन फिर नहीं होगा, ठीक है। मान लो 5 साल कार्यकाल था और 4.5 साल यानी कि 4 साल 6 महीने ये सरकार चली, ठीक है, यानी 4.5 साल, ठीक है, और 6 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, 6 महीने से कम बचे, 5 महीने बचे हैं, 5.5 बचे हैं, तो क्या होगा, तो फिर चुनाव नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही उसको चलाया जाएगा, ठीक है, राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेगी उसको सारी चीजों को, ठीक है, और ऐसे ही चलाया जाएगा। फिर जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तब चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। या चाहे तो सरकार जो है अब फिर से नई चुनाव करा सकती है, यानी कि अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो उपचुनाव नहीं होगा, नया चुनाव होगा, यानी जो नया चुनाव होगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा, ठीक है। यानी 6 महीने से कम समय बचता है तो फिर उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 243 घ पर। 243 घ में जो पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है उसको बताया गया है कि पंचायतों में किस प्रकार से आरक्षण होगा। तो यहाँ पर जो 1/3 सीटें हैं यानी कि 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, ठीक है। पंचायतों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको बढ़ा करके 50% भी कर सकती है, ठीक है। इतना मतलब अभी जो है उसका बढ़ाने का भी दायरा है कि 50% भी राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है। और SC/ST के लिए भी पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित की जाती है। जितनी जनसंख्या होगी उतनी सीटें SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। और अगर राज्य सरकार चाहे तो OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में जितनी OBC की जनसंख्या है तो उसके जनसंख्या के अनुपात के आधार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है राज्य सरकार अगर चाहे तो। हालांकि यूपी में व्यवस्था लागू यानी कि OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और अगला है अनुच्छेद 243 झ। इसमें क्या है, इसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। क्या है, जो राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और
पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, कि जो पंचायतों को जो वित्त दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है खर्च करने के लिए, तो उसकी समीक्षा के लिए राज्य सरकार क्या करती है, एक वित्त आयोग का गठन करती है, जो कि राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर और जरूरी है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो हमारा है उसमें जो उसका जो आयुक्त होता है, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और जो पंचायती राज चुनाव का निर्णय कौन लेता है, वो राज्य सरकार लेती। ठीक है, यानी कि पंचायती राज, ये जो पंचायत के चुनाव हैं ये कब कराए जाने चाहिए, तो ये निर्णय कौन लेगी, ये राज्य सरकार लेती है, लेकिन करवाता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग इसको संपन्न करवाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, और इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नगर निगम यानी कि नगर पालिका नगर परिषद के बारे में पढ़ेंगे, और उससे संबंधित होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो 73वां 74वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको पूरे एक वीडियो में कवर करके बताया कि ताकि कोई भी बात आपकी छूट ना जाए। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपको नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।